Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 11th chapter of 12th history. The name of the chapter is Rebels and Daraz, the revolt of 1857. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री में हुए ग्रेट रिवोल्ट जो कि 1857 में हुआ था उसके बारे में रीड आउट कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड आउट किया था कि किस तरह से 10th में 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था मीरूत कंटेनमेंट से, जब वहाँ के स्पॉयज ने नई बुलेट्स को यूज़ करने से इनकार कर दिया था और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंग्लिशमैन को मार कर वो जो है दिल्ली की तरफ चले गए थे। और इसके बाद जैसे जैसे इस रिवोल्ट की खबर जिस कंटेनमेंट में पहुंची वहाँ पर लोगों ने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। देन वी रेड अबाउट द पैटर्न ऑफ द रेबेलियन, कि रेबेलियन का पैटर्न कैसे था, किस तरह से रेबेलियन स्टार्ट किया गया था, उनका कम्युनिकेशन किस तरह से होता था, मीन्स किस तरह से सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता था, उस कम्युनिकेशन के क्या क्या सोर्सेज थे। देन वी रेड अबाउट द लीडर्स एंड द फॉलोवर्स, किन किन लोगों को यहाँ पर लीडर्स बनाया गया था। आज हम इस रिवोल्ट के टू मेन रेबल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देन वी रेड अबाउट कि जो रूमर्स उस टाइम पर फैल रहे थे वो क्यों फैल रहे थे, कौन कौन से रूमर्स फैल रहे थे, उनके पीछे रीजन क्या था, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू रेबल्स ऑफ 1857 के टू रेबल्स, टू विद्रोही जो थे, फर्स्ट वन शाहमल और दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि कई बार जो है मुझसे वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं वो थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ, तो इस वजह से कई बार कुछ वर्ड्स जो है रॉन्ग निकल जाते हैं, सो डोंट माइंड देम। ओके, शामल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बहुत बड़े विलेज के रहने वाले थे। वो जाट क्लैन से रिलेट करते थे। उनका जो विलेज था वो जो है 84 देश मीन्स जहां पर 84 विलेजेस का एक ग्रुप होता है उसको 84 देश कहा जाता है। उनका विलेज भी 84 देश में ही था। इस इलाके की जो जमीन थी वहां पर इरिगेशन के बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल थे। यहाँ की जो मिट्टी थी वो ब्लैक और बहुत ही सॉफ्ट सॉइल थी, इसीलिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। और यहाँ पर खेती करने वाले जो पीजेंट्स होते थे, जमींदार होते थे, वो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू देते थे और इस रिवेन्यू को वो एक ऑप्रेसिव सिस्टम समझते थे कि भाई हाँ, इस रिवेन्यू के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स हमें ऑप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो लोग जो हैं इस रिवेन्यू से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इस रिवेन्यू की वजह से उनके जो इलाके की ज़मीन थी वो दूसरे लोगों के पास, जैसे कि जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, मनी लैंडर्स थे और महाजन्स थे, उनके पास जा रही थी। शाहमल ने 84 देश के विलेजेस के हेडमैन से बात की। वो विलेज टू विलेज नाइट के टाइम पर विलेज टू विलेज जाते रहते थे, लोगों को रेबेलियन में पार्टिसिपेट करने के लिए अर्ज करते थे और कहते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करना है, रेबेलियन करना है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे प्लेसेस पर भी वो गए और इन्होंने बहुत सारे लोगों को तैयार कर लिया था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। जितने भी लोग थे यहाँ पर, जो पीजेंट्स थे, वो सभी उनके साथ हो चुके थे, क्योंकि पीजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे मनी लैंडर्स और जमींदारों से, क्योंकि वो जो है उन्हें मनी लैंडर्स और जमींदारों को अंग्रेजों का ही एजेंट्स देखते थे। सो इन पीजेंट्स ने क्या किया, जो जमींदार थे उनके घरों पर, उनकी प्रॉपर्टी पर अटैक करना शुरू कर दिया था, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर जो पक्की सड़कें बनी हुई थी और जो ब्रिजेस बने हुए थे उनको तोड़ दिया था, क्योंकि पक्की सड़कें और जो ब्रिजेस थे वो ब्रिटिशर्स का साइन ही थे। मीन्स कि ब्रिटिशर्स ने इन्हें बनाया है, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी ब्रिटिशर्स से रिलेट करती थी हर एक चीज़ को लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सो जो पक्की सड़कें थी और ब्रिजेस थी वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाए गए थे, इसीलिए उन्हें भी तोड़ दिया था। एक और दूसरा रीज़न था उनके पीछे तोड़ने का कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो गाँव में इन्हीं सड़कों और इन्हीं ब्रिजेस के थ्रू आते थे। सो अगर इनको तोड़ दिया जाएगा तो वो गाँव में नहीं एंटर करेंगे, इसलिए भी लोगों ने उन्हें तोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद ये जो है विद्रोह यहाँ पर चलता ही रहा 84 में। और लोगों जो शामिल थे उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर के घर को लूट लिया था। वहां पर अपना नया
अड्डा उन्होंने बना लिया था रिवोल्ट को चालू करने के लिए। और यहाँ पर अब वो जो है लोगों के लिए हॉल ऑफ जस्टिस उसको बना लिया था, लोगों को जस्टिस करते थे बहुत लंबे टाइम तक। यहीं से जो है सारा नेटवर्क चलता रहा था इस रिवोल्ट के लिए। लोग जो है अब ये समझना लोगों ने शुरू कर दिया था कि भाई हाँ, अब फिरंगी राज पूरी तरह से खत्म होने वाला है और अब जो है उनका राज वापस आ जाएगा। लेकिन शाह आलम को जुलाई 1857 में मार दिया गया था। ठीक है, दूसरे जो रेबल थे वो थे मौलवी अहमद उल्लाह शाह। मौलवी अहमद उल्लाह शाह 1857 के उन मौलवीज में से एक थे जिन्होंने 1857 के इस रेबेलियन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मौलवी जी की जो एजुकेशन थी वो हैदराबाद में हुई थी लेकिन वो जल्दी ही बहुत ही यंग एज में एक प्रीचर बन गए थे। लोगों को प्रीच देना उन्होंने शुरू कर दिया था। 1856 में वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है जिहाद का प्रचार करते थे। जिहाद मीन्स रिलीजियस वॉर, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें अपने रिलीजियस को लेकर लड़ाई करनी है। 1856 में वो ऐसे प्रीचेस लोगों को विलेज टू विलेज जाकर देते रहते थे। वो एक पालकी में चलते थे, उनकी पालकी के आगे जो है ड्रम बजाया जाता था, पीछे उनके फॉलोवर्स होते थे। इसीलिए लोग जो है उन्हें डंका मौलवी भी कहते थे। डंका मीन्स जो ड्रम होता है उसको हिंदी में या फिर उर्दू में डंका कहा जाता है, तो लोग उनको जो है डंका मौलवी भी कहते थे। उनके हजारों की संख्या में उनके फॉलोवर्स थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स उनसे बहुत ज्यादा पैनिक्ड करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा उनके फॉलोवर्स हो गए थे और वो उन्हीं की बातें मानते थे। 1856 में जब वे लखनऊ पहुंचे अपने प्रीचेस को देने के लिए, तो वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सिटी में उन्हें अपने प्रीचेस देने से मना कर दिया था। 1857 में उन्हें फैजाबाद की जेल में बंद कर दिया था। रिहा होने पर उन्होंने 22nd नेटिव इन्फेंट्री का लीडरशिप की और अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई। ठीक है, एक अंग्रेजों की एक टुकड़ी जिसके की लीडर जो कि हेनरी लॉरेंस के अंडर वर्क कर रही थी और वो मौलवी अहमदुल्ला शाह से उनकी लड़ाई हुई, लेकिन इस टुकड़ी को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी यहाँ पर जीत गए थे। मौलवी जी को बहादुरी और ताकत का नमूना समझा जाता था। लोगों का विश्वास था कि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, ब्रिटिशर्स उनको मार नहीं सकते हैं। और यही लोगों का यही बिलीफ जो है, इसी बिलीफ की वजह से लोगों के बीच में उनकी अथॉरिटी और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है रूमर्स एंड प्रोफेसीज, अफवाहें और भविष्यवाणियां। इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे रूमर्स फैले, बहुत सारी अफवाहें फैली। अब क्यों ये फैल रही थी, क्या इसके पीछे रीजन था, वही डिस्कस करेंगे। जो ये रूमर्स और प्रोफेसीज थे, इन्होंने लोगों को एक्शन के लिए मूव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जैसा कि हमने देखा मीरूत के स्पॉयज के बारे में। मीरूत के जो स्पॉयज थे वो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह को बताया था कि उन्हें जो नई बुलेट्स दी गई हैं उनके ऊपर काऊ और पेग का फैट लगा हुआ है। जो बुलेट्स उन्हें मुंह से छीलनी थी, अगर वो मुंह से उन बुलेट्स को छीलते हैं तो उनके कास्ट और रिलीजियस दोनों ही करप्ट हो जाएंगे और वो इसे करप्ट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जो है वो बुलेट्स को उन्होंने यूज करने से मना कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने इन स्पॉयज को मनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। नॉर्थ इंडिया में ये जो र्यूमर थी वो एक आग की तरह, जंगल में जिस तरह से आग लगती है, एक वाइल्ड फायर की तरह फैल चुकी थी। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी इंडियन स्पॉयज ने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी थी कि भाई हाँ, इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब ये र्यूमर जहां से ओरिजिनेट हुई उसका एक ट्रेसिक, हमें उसका एक थोड़ा सा सॉस मिलता है। कैप्टन वाइट जो कि राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोर्ट के कमांडेंट थे उस टाइम पर, उनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी 1857 के एक वीक में एक लो कास्ट जो कि खालसी से रिलेट करते थे, एक सिपाही जो कि बेल ऑफ आर्म के अंदर ही उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने एक ब्राह्मण सिपाही को अपने लोटे से, लोटा क्या होता है, एक मेटल का जो है पॉट होता है, ठीक है, अपने लोटे से पानी पिलाने के लिए कहा। लेकिन ब्राह्मण ने वो मना कर दिया, ये कहकर कि अगर लो कास्ट का कोई बंदा मेरे लोटे को टच करता है तो वो डिफाइल
दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो खालसी था उसने कहा कि वैसे भी तुम्हारी जो कास्ट है वो बहुत जल्दी ही डिफाई होने वाली है, क्योंकि तुम्हें जो कार्टेज दी जा रही है उसके ऊपर फैट और काउ और पिग का फैट लगा हुआ है। अब हमें नहीं पता कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बार जब ये रूमर फैली तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद, बहुत सारे एश्योरेंस देने के बाद भी इंडियन सिपाहीज ने ब्रिटिशर्स की नहीं सुनी और उन्होंने इसी चीज के ऊपर विश्वास किया। This is not only the rumor that was circulated in North India at the beginning of 1857. 1857 के बिगनिंग में सिर्फ एक यही रूमर नहीं फैली हुई थी, और भी बहुत सारी रूमर्स फैली हुई थी। एक और दूसरी रूमर थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, वो हिंदू और मुस्लिम्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती है, और डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले उन्होंने उनके धर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहा, और बाजार में मिलने वाला जो फ्लोर है उसके अंदर काऊ और पिग की हड्डियों का जो मिक्स होता है, बोन डस्ट उसके अंदर मिक्स है, और लोगों ने अब ये फ्लोर खरीदना जो है रिफ्यूज कर दिया था, इस फ्लोर को नहीं खरीदते थे। ठीक है, बहुत पैनिक यहाँ पर स्प्रेड हो चुका था कि एक अफवाह फैल गई थी इस टाइम पर कि भाई हाँ, ब्रिटिशर्स जो है हमें क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारी अश्योरेंस ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी, लेकिन लोगों के द्वारा इस चीज को नहीं माना गया था। एक प्रोफेसी भी यहाँ पे की गई थी, एक भविष्यवाणी की गई थी कि जो पलासी बैटल ऑफ पलासी हुआ था उसके 1 सेंचुरी बाद, जो कि 23 जून 1857 था, उसमें हमें आज़ादी मिलने वाली है। क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो बहुत सारे प्रॉफिट्स ने ये प्रोफेसी की थी कि भाई हाँ, इसके 1 सेंचुरी बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी। अब इस प्रोफेसी ने बहुत जोर पकड़ लिया था, और इसकी वजह से भी लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था, और ये अफवाहें जो थी वो बहुत जल्दी से फैल रही थी। ओके, अब बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं है। नॉर्थ इंडिया के गांव में कुछ चपातियां जो है बांटी जा रही थी। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि नॉर्थ इंडिया के गांव में चपातियां बांटी जा रही थी। एक पर्सन जो है रात के टाइम पर किसी विलेज में जाता था और वहां के वॉचमैन को एक चपाती देता था और उसको कहता था कि ऐसे ही 5 चपातियां तुम्हें नेक्स्ट 5 विलेजेस में भी देनी है। अब इसका मीनिंग और पर्पस क्या था वो उस टाइम भी क्लियर नहीं हुआ और आज भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो जरूर था कि भाई हाँ, ये इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि लोग किसी आने वाली उथल पुथल के संकेत के बारे में, किसी उथल पुथल के साइन के बारे में बता रहे थे। ओके, तो ये सारी रूमर्स और प्रोफेसर्स जो है फैली हुई थी उस टाइम पर। अब व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स? लोग जो है रूमर्स में क्यों विश्वास कर रहे थे, क्यों इतना उनको मान रहे थे? बार बार ब्रिटिशर्स के एश्योरेंस के बाद भी वो लोग क्यों ब्रिटिशर्स की बातों को नहीं मान रहे थे? इसके पीछे क्या क्या रीजन थे? हिस्ट्री में इन रूमर्स और प्रोफेसिस की जो पावर है उसको सिर्फ इस बेस पर नहीं समझा जा सकता कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि उन पर यकीन करने वाले जो लोग थे उनकी मेंटल सिचुएशन कैसी थी, क्यों ये उन भविष्यवाणियों पर, इन अफवाहों पर विश्वास करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और जब भी किसी के जहन में डर होता है, जब भी किसी के माइंड में डर होता है तो वो आसपास की बातों को अग्री कर लेता है। तो इस टाइम पर भी लोग डरे हुए थे कि भाई ब्रिटिशर्स हमें पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारे धर्म को चेंज करना चाहते हैं। तो इसी वजह से इंडियन जो पर्सन्स थे, स्पॉय हैं चाहे ऑर्डिनरी मैन है, सभी इन रूमर्स के ऊपर विश्वास कर रहे थे। अगर हम इन रूमर्स के जो 1857 में जो रूमर्स फैली हुई थी, इनके कॉन्टेक्स्ट को हम 1820s के साथ मिलाएं, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर लीडरशिप, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनकी लीडरशिप के अंडर जो है बहुत सारी नई ब्रिटिश पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया था। वो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म करना चाहते थे, और इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से उन्होंने सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, इन सबको इंट्रोड्यूस कर दिया था। और सोसाइटी के कुछ सेक्शंस की हेल्प से, इंडियन सोसाइटी जो थी उनके कुछ सेक्शंस की हेल्प से उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सबको खोल दिया था, और उसमें वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, सो एक और चीज जो 1829 में सती जो कस्टम था उसको एबोलिश कर दिया गया था, और हिंदू विडो रीमैरिज को उन्होंने परमिशन दे दी थी।
इसकी वजह से भी लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं सिर्फ अपनी ही नई नई पॉलिसीज चालू करने वाले हैं। एक और चीज दूसरी हमें देखने को मिलती है, जो एक और प्ली यहाँ पर है कि जिस भी स्टेट में उन्हें मिस गवर्नमेंट लगती थी या फिर कोई ऐसा स्टेट होता था जिसके किंग को खुद की सन नहीं होती थी, वो जो है दूसरे बेटे को अडॉप्ट करके, दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करके वहां का किंग नहीं बना सकता था। मींस जो अडॉप्शन था उसको रिफ्यूज करने के बाद ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ अवध को बल्कि अवध के साथ और भी बहुत सारे किंगडम्स जैसे कि झांसी और सतारा, इन सबको अनेक्स कर लिया था। और एक बार अनेक्सेशन हो जाती थी किसी स्टेट पर, किसी किंगडम पर, तो वहां पर वो लोग अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अपने लॉ चलाते थे, अपने ही मेथड्स को फॉलो करते थे, नई नई सेटलमेंट्स और नए रिवेन्यू कलेक्शंस के लॉ लागू करते थे, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में लोग जो है क्या समझने लगे थे कि भाई हाँ, अब इन सब सारी की सारी चीजें सिर्फ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं और इन सब कार्रवाइयों का नॉर्थ इंडिया के लोगों पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था। ठीक है, अब लोगों को लगता था कि जिन चीजों की वो कदर करते थे, जिन चीजों को वो सेक्रेड पवित्र मानते थे, चाहे वो छोटे किंगडम है, चाहे वो सोशल रिलीजियस रीति रिवाज हैं, चाहे भूस्वामित्व है, रिवेन्यू है, चाहे कुछ भी है, जिन चीजों को वो सेक्रेड और जिन चीजों की वो कदर करते थे सबको खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह पर नई व्यवस्थाएं जो है लागू कर दी गई है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, हृदयहीन है, मीन्स इम्पर्सनल है, एलियंस है और ऑप्रेसिव है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अग्रेशन बढ़ता जा रहा था। और ये जो सारी चीजें थी ये क्रिश्चियंस मोनेस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही थी, उनकी एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये र्यूमर्स बहुत तेजी से एक रिमार्केबल स्विफ्टनेस के साथ फैलना शुरू हो गई थी। मीन्स लोग क्या समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपनी नीतियों को लागू कर रहे हैं, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए लोग ब्रिटिशर्स पर विश्वास नहीं करते थे। और ये जो भी मतलब एक बार किसी ने कुछ कह दिया तो ये रूमर्स, ये अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही थी। अब 1857 की जो रिवोल्ट का जो बेसिस था उसको एक्सप्लोर करने के लिए, मीन्स उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम अवध का एग्जाम्पल देते हैं, अवध को अच्छी तरह से देखते हैं, जो कि 1857 के इस ड्रामा का मेजर सेंटर बना हुआ था। लेकिन वो हम अगले पार्ट में करेंगे, आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप मेरे सेशंस आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, share my videos with your friends and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.